रोता बुढ़ापा। कैलाश एक सरकारी पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम वीणा था। उनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम हरीश और पुत्री का नाम विमला था। कैलाश और उनकी पत्नी वीणा स्वभाव से अत्यंत सरल और सहज थे, परंतु आम भारतीय परिवारों की तरह उन पर भी समाज का दबाव था, जो उनके हर एक कार्य और निर्णय में परिलक्षित होता था। दोनों पति पत्नी पूरी श्रद्धा से दोनों बच्चों के पालन पोषण में लगे रहते थे। अपनी इच्छाओं से पूर्व बच्चों की इच्छाओं का मान रखते थे। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को हर एक संकट और संघर्षों से दूर रखने का प्रयास करता है, जो वो अपनी युवावस्था में झेला होता है। हर उस वस्तु को अपनी संतान को देना चाहता है जो वो स्वयं कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। अर्थात वो अपनी संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ की कामना करता है। बस यही चाह कैलाश और वीणा के भी मन में थी। प्रारंभ में उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा सामान्य विद्यालय में कराई। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे 9वीं और 11वीं कक्षा में पहुंच गए। दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, परंतु उनकी अंग्रेजी भाषा में उतनी पकड़ नहीं थी, जिससे वो स्वयं को मोहल्ले में अन्य बच्चों से निम्न समझने लगे। एक दिन हरीश ने अपने पिता से कॉन्वेंट में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, किंतु दोनों बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ने का सामर्थ्य कैलाश में नहीं था। कैसे भी करके उसने अपनी जमा पूंजी तोड़कर उनका कॉन्वेंट में दाखिला करा दिया। बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, किंतु उच्च वर्गीय बच्चों के साथ पढ़ने लिखने से उनके स्वभाव में परिवर्तन दिखने लगा। जो बच्चे वर्ष में 2 बार होली और दिवाली में नए कपड़े पाके खुश हो जाया करते थे, उनको अब हर महीने नए कपड़े जूते चाहिए होते थे। माता पिता क्या करते, इच्छाएं पूरी करते गए। बच्चे तो नासमझ होते हैं, उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि किसी की बुद्धिमत्ता का परिचय उसके अंग्रेजी बोलने या लिखने से नहीं होता। जिनको पढ़ना होता है वो झोपड़ी में रहकर भी बहुत आगे जा सकते हैं। वो बच्चों की लगन और निश्चय पर निर्भर करता है, किंतु अपने बच्चों को अन्य बच्चों के समक्ष लाने की होड़ में माता पिता भी जाने अनजाने एक प्रतियोगिता का हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे कॉलेज में पहुंच गए। मोबाइल का भी जमाना शुरू हो गया। मोबाइल ने परिवार को और विखंडित कर दिया। जहां पहले शाम की चाय और भोजन सब साथ में बैठकर करते थे, अब एक दूसरे का हाल चाल लेने का समय भी न था किसी के पास। दोनों बच्चे अपना सारा समय मोबाइल में व्यतीत करने लगे। अब रविवार वो रविवार नहीं होता था। अब दोनों बच्चों का छुट्टी का दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर ही बीतता था। वीणा पूरे हफ्ते प्रतीक्षा करती थी कि कब रविवार आए और बच्चों को कुछ नया बना के खिलाऊं, किंतु अब उन्हें माँ के हाथ का खाना कहाँ रास आता। उसके पूछने से पहले बच्चे बोल देते, आप अपने और पापा के लिए बना लेना, हम बाहर ही खाएंगे। और माँ अवाक रह जाती थी। और समय बीता। हरीश की मुंबई और बिमला की बेंगलोर में नौकरी लग गई और दोनों चले गए। बस फिर क्या था, लग गए दोनों चकाचौंध भरी दुनिया में खुद को सबसे काबिल साबित करने में। हफ्ते में एक बार वो दोनों बात कर लेते थे अपने माता पिता से। कुछ समय और बीता और दोनों बच्चों का विवाह हो गया। वो और ज़्यादा अपने निजी जीवन में व्यस्त रहने लगे। दोनों बच्चे जीवन में किसी भी कीमत पर सबसे आगे दिखना चाहते थे। दोनों को विदेश जाने का मौका मिला। दोनों अपने परिवार सहित विदेश चले गए। क्योंकि कैलाश के सेवानिवृत्त होने में
अभी 2 वर्ष का समय शेष था, तो वो और वीणा भारत में रुके रहे। वो दोनों सोचने लगे, पहले होली दिवाली पर बच्चों से मुलाकात तो हो जाती थी, पर अब तो उनकी आवाज़ सुने ही इतने दिन निकल जाते हैं। बहुत याद आती है उनकी। किसी मित्र ने कैलाश को बता दिया कि अब तो वीडियो कॉल पे तुम अपने बच्चों को देख सकते हो, मिला लिया करो वीडियो कॉल। एक दिन कैलाश ने अपनी बेटी बिमला को वीडियो कॉल की। बहुत दिनों से बात न हो पाने के कारण माता पिता दोनों भावुक हो गए और रोने लगे। बेटी को गुस्सा आ गया और उसने बोला, यदि आपको ऐसे ही रोना धोना होता है तो आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, मेरा समय बर्बाद होता है। बेटी की बातें सुन के कैलाश की हिम्मत न पड़ी कि वो अपने पुत्र को फ़ोन कर सके, लेकिन माँ का दिल कहाँ मानता। माँ बोली कि हरीश को लगाओ फ़ोन। बेटे ने फ़ोन उठाया तो कैलाश ने बोला, बेटा घर कब आओगे? बहुत समय हो गया और मैं अब सेवानिवृत्त भी हो गया हूँ। हमारा मन नहीं लगता अब अकेले। हरीश को कहाँ ये बातें समझ आती। अभी उसे और ऊंची उड़ान भरनी थी। वो बोला, पिताजी मैं जानता हूँ आप सेवानिवृत्त हो गए हैं और आपके पास करने को कुछ नहीं है, किंतु मैं अभी सेवानिवृत्त नहीं हुआ हूँ। मुझे अभी बहुत आगे जाना है, पैसा कमाना है। हर महीने आपको पैसा भेज तो देता हूँ, जहाँ आपका मन हो वहाँ जाइए, घूमिए और मुझे फ़ोन करके परेशान मत कीजिए। वो शब्द कैलाश को हृदयाघात से लगे और वो बहुत उदास रहने लगा। वीणा उनको बहुत समझाती थी, पर वो शब्द तीर बनकर उनको निरंतर भेदते रहते थे। उनकी हालत बिगड़ती गई। काफ़ी समय बीत गया और बच्चों का फ़ोन नहीं आया। दवा भी कुछ असर नहीं कर रही थी। एक दिन वो वीणा से रोते हुए कहने लगे, हमने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को समर्पित कर दिया, अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा। हमारी अपेक्षा उनसे बस इतनी है कि वो अपने जीवन में से कुछ समय हमें भी दे दे। क्या ऐसा सोचना गलत है? हमने अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति की, परंतु आज हमारी दो दो संतानें होने के बाद भी हम निसंतान की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसी विडंबना है ये कि जिन बच्चों के लिए हमने अपने जीवन के न जाने कितने घंटे उन्हें दे दिए, आज उनके पास हमारे लिए 3 महीने बाद भी 2 मिनट का समय नहीं है। मेरे जाने के बाद तुम उनको फ़ोन मत करना, ना ही किसी रिश्तेदार के पास जाना। मैंने तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम में स्थान सुनिश्चित कर दिया है, तुम वहीं चली जाना और अपना शेष जीवन वहीं बिताना। यह कहते ही कैलाश परलोक सिधार गए और वीणा कैलाश के कथनानुसार वृद्धाश्रम चली गई। कुछ समय बीता। बेटी को अचानक से माता पिता की चिंता हुई और कैलाश के नंबर पर फ़ोन करने लगी। नंबर बंद आने पे उसे और चिंता हुई और उसने अपने भाई हरीश को बताया। दोनों को अपराध बोध तो हो ही गया था। उन्होंने भारत आने का निश्चय किया और जब वह घर पर पहुँचे तो वहाँ घर पर ताला लटका देखकर चौंक गए। तभी एक पड़ोसी वहाँ आया और हरीश के हाथ में मकान का कागज़ थमाते हुए बोला, ये लो पकड़ो, मेरा काम तो हो गया, किंतु तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। 1 महीने पहले ही तुम्हारे पिता का देहांत हो गया और माता वृद्धाश्रम चली गई। यह सुनते ही दोनों की आंखें शर्म से जमीन में धंस गई और अश्रुधारा बहने लगी।
जैसे तैसे उन्होंने अपनी माँ को ढूंढा और उसे पकड़कर रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। माँ बोली, बेटा भावुक क्यों हो रहे हो? जो होना था वो हो गया। मैं तो माँ हूँ, सदैव तुम्हारी तरक्की और सुख की कामना करती हूँ और करती रहूँगी। किंतु तुम्हारे साथ जाके मैं तुम्हारी तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। अब तुम लोग सक्षम हो और अपनी माँ की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा थी कि मैं अपना शेष जीवन यहीं बिताऊं। बहुत मनाने के बाद भी माँ साथ जाने को तैयार नहीं हुई और बोली, बेटा जानते हो मुझे यहाँ रहना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये लोग एक दूसरे को अपना समय देते हैं। मैं यहीं रहूँगी। और हाँ, जाते जाते एक निवेदन करती हूँ कि मेरी मृत्यु की खबर सुन के बस मुझे मुखाग्नि देने का समय अवश्य निकाल लेना, अगर हो सके तो। माँ यह कहकर अंदर चली गई और बच्चे स्तब्ध रह गए। शिक्षा। क्या रिश्ते निभाना केवल माँ बाप का दायित्व है, बच्चों का नहीं? जीवन की भागदौड़ में हम इतना आगे भाग जाते हैं कि पीछे रह गए अपने बूढ़े माँ बाप को देखने तक का समय नहीं निकाल पाते हैं। कैलाश और वीणा की कहानी आज न जाने कितने घरों की कहानी है। समय रहते अपनी आत्मग्लानि से बाहर आना ज़्यादा उचित होगा, ना कि हरीश और बिमला की तरह सब कुछ खत्म होने के बाद जीवन अवसाद में बिताना। क्योंकि आत्मग्लानि की अनुभूति नरक के जीवन की अनुभूति कराती है। ऐसा संकल्प ले कि भविष्य में किसी नए वृद्धाश्रम की नींव नहीं पड़ने देंगे और अपने माता पिता को जीवन की अमूल्य धरोहर मान के अपने पास संभाल कर रखेंगे, जैसे उन्होंने हमें रखा है आज तक।